हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करते हैं अपने तहे दिल से संस्कार कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और इस पे मैं आज आपको पार्ट नंबर जो आपका छठा है, जैव प्रक्रम, चैप्टर नंबर 6 है जो आपका साइंस का जैव प्रक्रम के शानदार नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूँ ये ना नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। अगर पहले बताता हूँ कि भी इस नोट्स को आपको पहले पूरा पढ़ना है, वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो के एंड में आपको एक कोड बताऊंगा। अगर वो आप मेरे को कोड सेंड करोगे तो ही है आपको पीडीएफ सेंड करूंगा मैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको चैप्टर भी पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं पहले सजीव क्या होते हैं। जैव परिक्रम का चैप्टर है, इसमें पहले बहुत डेफिनेशन आती है सजीव की। सजीव क्या होते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं, जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। ऐसी वस्तु जो जीवित है उन्हें क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। बात करते हैं ऐसी वस्तु जो सांस लेती है उन्हें क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। सभी पौधे व जंतु, सभी वस्तुएं सजीव है। आपको पता है भाई, सभी पौधे व जंतुएं और सजीव वस्तुएं कहलाती है, सजीव कहलाती है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई सजीव की। आगे बात करते हैं सजीव के लक्षण क्या क्या होते हैं, सजीव क्या कर सकता है। बात करते हैं सजीव के लक्षण, गति, प्रचलन, पोषण, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, मृत्यु आदि सजीवों के मुख्य प्रमुख लक्षण है। मतलब सजीव क्या कर सकते हैं, सजीव गति कर सकते हैं, सजीव चलकर चल सकते हैं, प्रचलन कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं और शरीर में या फिर वृद्धि कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं सजीव, उत्सर्जन भी कर सकते हैं और प्रजनन भी कर सकते हैं, और सजीव की मृत्यु भी होती है। ठीक है, तो ये सजीव के प्रमुख लक्षण है। ये सजीव को अपन को देखने को मिलते हैं। बात करते हैं निर्जीव की। निर्जीव क्या होते हैं। निर्जीव देखो, जिन वस्तुओं में उपरोक्त लक्षण नहीं पाए जाते, जैसे पोषण, प्रजनन, श्वसन, उत्सर्जन, इस प्रकार के लक्षण नहीं पाए जाते, उसे क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, निर्जीव कहते हैं। निर्जीव की परिभाषा यह हो गई। अब बात करते हैं जैव परिक्रम। आपका चैप्टर की जो डेफिनेशन है, जैव परिक्रम क्या चीज़ होती है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैव परिक्रम, जैव परिक्रम क्या होता है, जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं के समूह को क्या कहते हैं, जैव परिक्रम कहते हैं। मतलब जीवधारियों को जीवित रहने के लिए जिस परिक्रम का अनुसरण करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, जैव परिक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, जैव परिक्रम कहते हैं, जैव परिक्रम कहा जाता है। जीवधारियों को जीवित रहने के या फिर जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं के समूह को जैव परिक्रम कहते हैं। समस्त क्रियाओं को क्या कहते हैं, जैव परिक्रम कहते हैं। बात करते हैं आगे कि भाई वे सभी परिक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव परिक्रम कहते हैं। तो ये आपका जैव परिक्रम की परिभाषा हो गई। आगे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए, जैसे पोषण है, पाचन है, श्वसन है, वहन है, उत्सर्जन है, चलन है, नियंत्रण एवं समन्वय इत्यादि, ये इसके एग्जाम्पल है। बात करते हैं जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम। जीवन में जब हम जीते हैं या फिर हमारा जो दैनिक क्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं, पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, पोषण भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं, और परिवहन भी होता है, हमारे शरीर में रक्त का परिवर्तन होता है, और वृद्धि भी होती है शरीर की, और उत्सर्जन भी हम करते हैं। उत्सर्जन क्या होता है आपको आगे बताने वाला हूँ। उत्सर्जन क्या होता है, जो शरीर में जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जो मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं। आगे बात करते हैं पोषण क्या है। पोषण क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, और सजीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेपर में सीधे ही छप जाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं पोषण क्या है। इसकी डेफिनेशन बहुत ही शानदार दी गई है यहाँ पे। जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। ये तो आपको पता है भाई। अपन को जो शरीर में वृद्धि या फिर हाइट है ना, अपने शरीर का विकास और वृद्धि के लिए अपन को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है। इनके बिना अपने शरीर की वृद्धि नहीं होती है। आप बोलोगे सर हम तो ये इन चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करते, प्रोटीन लेते ही नहीं है, विटामिन लेते ही नहीं है। लेकिन बच्चा कि भाई आप जो भी चीज़ें खाते हो, जैसे भोजन है, जैसे बात करते हैं चावल है, गेहूं है, इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, सब कुछ इसमें अंदर होता है, विटामिन भी होता है। जैसे आप बात करते हैं फल व सब्जियां खाते हो तो उनमें क्या होता है, कूट कूट के विटामिन भरा होता है, जिससे आपके शरीर की वृद्धि और विकास हो जाता है। आगे बात करते हैं, इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। मतलब जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है और खनिज मिले होते हैं, क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, भोजन कहते हैं। मतलब भोजन में सब कुछ चीज़ें शामिल होती है। अब बात करते हैं पोषण क्या होता है। पोषण की परिभाषा, भोजन को अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, पोषण कहलाती है। भोजन को अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। जैसे हम भोजन को अपने शरीर में
लेते हैं उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण क्यों आवश्यक है, हम भोजन क्यों करते हैं, ठीक है। शरीर में क्रम की स्थिति के अनुसरण तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम पोषण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बात करते हैं भोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें शरीर में ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, तो इसलिए हम भोजन करते हैं। अपन को ज़्यादा काम कर लेते हैं तो अपन को थकान महसूस होती है, जिससे अपन भोजन करते हैं बाद में तो ऊर्जावान अपन महसूस कर लेते हैं। बात करते हैं आगे सजीव अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में कुछ चर्चा यहाँ पे की गई है। इसको आपको देख लेना, पेपर में कई बार आता है। सभी जीवधारियों का अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते। जैसे बात करते हैं मनुष्य का भोजन शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे जीवधारी होती है, जैसे बात करते हैं जैसे चीता है, शेर है, ये अपना भोजन क्या कहते हैं, मांसाहारी करते हैं, ये फल व सब्जियां नहीं खाते हैं, और मनुष्य क्या खाता है, फल व सब्जियां खाता है। मतलब कहीं ना कहीं बात तो ये है कि भाई सभी अपना भोजन एक प्रकार का नहीं करते हैं, अलग अलग प्रकार से प्राप्त करते हैं। अर्थात इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती है। जैसे भोजन प्राप्त करने की अलग अलग विधियां पाई जाती है। भोजन प्राप्त करने की विधियों के आधार पर जीवधारियों को दो समूह में वर्गीकृत किया जाता है। भोजन प्राप्त करने की जो विधि होती है उनके आधार पर जीवधारियों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक तो होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी क्या होता है, ये जीव कार्बनिक स्रोतों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण की कार्बनिक खाद्य बनाते हैं, जैसे सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु। मतलब स्वपोषी क्या होते हैं, ये जीव अकार्बनिक स्रोत होते हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद्य बनाते हैं। अकार्बनिक से क्या बनाते हैं, कार्बनिक खाद्य बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ सभी जैसे हरे पौधे हैं वो और जीवाणु। बात करते हैं विषमपोषी क्या होता है। विषमपोषी की यहाँ पे डेफिनेशन आपको दी गई है, देख लीजिएगा एक बार। पेपर में कई बार एक छोटा नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ये जीव जटिल अकार्बनिक पदार्थों को अंतःग्रहण करते हैं, जिसे विघटन के लिए जैव उत्प्रेरक एंजाइम की आवश्यकता होती है, जैसे जंतु है और कवक है। विषमपोषी का उदाहरण आपको पेपर में पूछे तो आपको क्या याद रखना है, जंतु रखना है और कवक को याद रखना है। स्वपोषी का पूछे तो कुछ जीवाणु है और कुछ आपके हरे पौधे हैं सभी, तो ये स्वपोषी का उदाहरण है। ये विषमपोषी हो गया। स्वपोषी पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये तो आपको पता है भाई स्वपोषी पोषण क्या है, एक प्रकार की भोजन की या पोषण की एक विधि है। क्या है, एक विधि है जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। स्वयं क्या करते हैं, सरल जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे क्या बनाते हैं, जटिल कार्बनिक। सरल अकार्बनिक से क्या बनाते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे सभी हरे पौधे हैं, जीवाणु है, इस विधि का पोषण से प्राप्त करते हैं। इनमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। मतलब जो ऊर्जा है, कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किससे होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपको दिखाया गया है इस प्रक्रिया में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इस प्रक्रिया में हरे पौधे पर्ण रहित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल तथा वायु CO2 ग्रहण करके शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं, साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। मतलब कि ये प्रक्रिया क्या है, पौधों के पर्ण रहित की सहायता से, पत्तियों की सहायता से सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल तथा वायु CO2 ग्रहण करते हैं। कैसे आपको समझाता हूँ। ये आपका कोई पेड़ है, क्या है, पेड़ है आपका, ये कोई पेड़ है। यहाँ पे इसकी क्या पत्तियाँ होती है, पत्तियों पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे जो जल मृदा में जो जल होता है, यहाँ पे जो जल अपन ने गिरा रखा है, वो क्या करता है, पेड़ ग्रहण कर लेता है और CO2 गैस भी ग्रहण कर लेता है। यहाँ से क्या करता है, CO2 गैस भी ग्रहण कर लेता है और जल भी ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से ये ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में फिर अपन को देता है। ऑक्सीजन क्या देता है, उत्पाद के रूप में देता है। इस प्रक्रिया को अपन देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु यहाँ पे लिए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु हैं और जल के 12 अणु, आपको याद रख लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु तो जल के कितने होंगे, 12 होंगे। सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पर्ण रहित के द्वारा लेता है और ग्लूकोज बनता है, जिसे क्या बनता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का सूत्र है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे अपन कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लिए तो ऑक्सीजन के कितने निकलेंगे, 6 निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे जल के 12 अणु लिए तो जल के यहाँ पे वापस कितने निकलेंगे, 6 निकलेंगे, 6 ही अणु निकल पाएंगे।
ठीक है, जल आधा चला जाता है उसके अंदर। आगे बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के 3 चरणों में पूर्ण होती है। कौन कौन से 3 चरण है वो यहाँ पे देखते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना, क्लोरोफिल के द्वारा क्या करना, प्रकाश को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। जल के अणुओं को किसमें अपघटन करना, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। आगे बात करें रंध्र क्या होता है। रंध्र की परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है और कई बार एग्जाम में या द्वार्षिक पेपरों में भी आ चुकी है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बन जाती है, रंध्र क्या होता है। पौधों के हरे भागों के बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। कोई पौधे के जो हरे भाग होते हैं, बाह्य त्वचा होती है, उनमें छोटे छोटे, जिनको अपन गिन नहीं सकते, बहुत सारे छिद्र होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे छोटे, सूक्ष्म का मतलब अगर छोटे हो गए, छिद्र मतलब होल होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ये बात आपको समझ में आगे क्लियर है यहाँ तक। तो आगे बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा ही होता है। मतलब कि जो ऑक्सीजन गैस को छोड़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को लेना है पत्तियों के द्वारा, तो इन रंध्र के द्वारा, रंध्र के माध्यम से ही पौधों में एक क्रिया होती है। रंध्र पौधों के हरे भागों में जल की अतिरिक्त मात्रा के जलवाष्प के रूप में बाहर निकलने का कार्य भी करते हैं। मतलब जलवाष्प मतलब क्या होता है, जब बात करते हैं जैसे नमी होती है, जैसे पानी की जो भाप होती है, जो जलवाष्प कहते हैं, वो बाहर इन रंध्रों के माध्यम से निकलता है। इन क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये नोट्स बिल्कुल शानदार है, आपको इनके पढ़ने पर पेपर में एक भी पर्सन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों में आदान प्रदान रंध्रों के खुलने व बंद होने पर निर्भर करता है। यदि रंध्र बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन गैस का विनिमय रुक जाता है। रंध्र बंद होते तो ये क्रिया रुक जाती है, और रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन और गैस का विनिमय भी बना रहता है। आगे बात करते हैं विषमपोषी पोषण क्या होते हैं। तो इनके बारे में इसमें ये आएगा, वो शाकाहारी है, आपका मांसाहारी है, सर्वाहारी है, तो वो इसी के अंदर आने वाला है। तो आप कंप्लीट देखते रहिएगा वीडियो को। पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न रीतियों से पोषण प्राप्त करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जीव क्या कहते हैं, विभिन्न विधियों से पोषण प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। भोजन के स्वरूप, भोजन की उपलब्धता, इनके ग्रहण करने के ढंग के आधार पर विषमपोषी को अलग अलग विधियों में भी बांटा गया है। यहाँ पे बात करते हैं शाकाहारी क्या होता है, शाकाहारी क्या होता है, सर्वाहारी क्या होता है, और मर्तपोषी क्या होता है। तो ये चारों डेफिनेशन पेपर में एक इनमें से पूछी जाती है। और परजीवी भी आपका यह है। तो यहाँ पे देखो 5 डेफिनेशन आप बन जाती है। तो 5 डेफिनेशन पक्की आपको कंप्लीट याद कर लेनी है, पेपर में इसमें से पर्सन छपने वाला है। तो बात करते हैं यहाँ पे देखो शाकाहारी क्या होती हैं। गाय है, हिरण है आदि सीधे ही घास व वनस्पतियों को खाते हैं, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। मतलब जो घास फूस खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, वनस्पति खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उसी क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। बात करते हैं मांसाहारी क्या होता है, जो मांस खाते हैं। जैसे बात करते हैं शेर है, बाघ है आदि, इन शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं और मांसाहारी कहलाते हैं। मतलब जो जानवर या फिर जो आपके जीव है, जैसे बात करते हैं शेर और बाघ है, ये कितनों को खाते हैं, शाकाहारी चीज़ों को खाते हैं। शाकाहारी मतलब जैसे हिरण को खा लेते हैं, गाय को खा लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। जो मांस खाकर अपना जीवन यापन करते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। आगे बात करते हैं मर्तपोषी क्या होता है। मर्तपोषी में फफूंदी आता है। और यहाँ पे बात करते हैं फफूंदी, यीस्ट और मशरूम आदि मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें मर्तपोषी कहते हैं। मतलब जो फफूंदी है, यीस्ट है और मशरूम को आपको जानते ही होंगे, आदि को खाकर, जो फ्री फायर में गेम में आता है, ये मशरूम भी आता है गेम के अंदर, तो मशरूम को खाकर जो भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मर्तपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, मर्तपोषी कहते हैं। आगे बात करते हैं सर्वाहारी क्या होता है। सर्वाहारी क्या होता है, जैसे बात करते हैं बिल्ली है, कुत्ता है, मनुष्य आदि वनस्पति पादपों और जंतुओं या इनके अलावा आदि को खा लेते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। मतलब जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी, पत्तियां भी खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। मतलब जो मांस और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। सीधी बात यह है। आगे बात करते हैं परजीवी क्या होते हैं। परजीवी क्या होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषक को बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। मतलब अपने पोषक को बिना मारे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे जू है, लीच है,
पिताकृमि है, अंबरबेल है। ठीक है, तो ये आपके क्या परजीवी है। अंबरबेल किसका उदाहरण है, पेपर में कई बार प्रश्न आता है, तो ये परजीवी का उदाहरण है, परजीवी का उदाहरण है। आगे बात करते हैं आपका जीव अपना भोजन कैसे करते हैं। सजीव का अपने पढ़ लिया, आप बात करते हैं जीव कैसे अपना भोजन करते हैं। यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं जीव अपना भोजन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है अम्बीबा में पोषण। अम्बीबा क्या है, एक कोशिकीय प्राणी है। आपको प्रश्न पूछा था एक कोशिकीय प्राणी का उदाहरण दीजिए। अम्बीबा है, क्या है, अम्बीबा एक कोशिकीय प्राणी है जो अपना कोशिकीय सतह पर पाए जाने वाली अंगुली के समान अस्थायी प्रवादों द्वारा भोजन कणों को पकड़ता है। ये प्रवद भोजन कण चारों ओर घेरे लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रितिका बनते हैं। इनमें भोजन कणों का पाचन होता है। यह अपशिष्ट पदार्थ पुनः बाहर निकल दिए जाते हैं। बात करते हैं अम्बीबा क्या होता है। अम्बीबा एक ऐसा एक कोशिकीय प्राणी होता है जो अपना शेप है, साइज है, वो बार बार चेंज करता रहता है। इसके अंदर क्या होता है, जो अपनी कोशिका की सतह पर बनाई गई अंगुलियों के समान, जो अपनी अंगुलियां हैं उनके समान एक प्रवादों द्वारा भोजन कणों को पकड़ता है। अंगुली जैसे कुछ कण होते हैं उनके अम्बीबा के अंदर, उनसे क्या करता है, भोजन को पकड़ लेता है। क्या करता है, पकड़ लेता है और कणों के चारों ओर घेर लेता है। कणों को चारों ओर घेर लेता है, अपने चारों ओर घेर लेता है और खाद्य रितिकाएं बनाता है। उनमें भोजन को कणों को पचाता है। जिन खाद्य रितिकाओं में क्या करता है, भोजन को पचाता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को पुनः बाहर निकाल देता है। जैसे मनुष्य के अंदर होता है डाइजेशन, उसी प्रकार के इसके अंदर होता है। यहाँ पे बात करें परामीशियम में पोषण। परामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी, जैसे अम्बीबा है उसी प्रकार से परामीशियम आपके एक कोशिकीय प्राणी है। यहाँ पे एक प्रश्न आता है एक कोशिकीय प्राणी के उदाहरण दीजिए या फिर जीवों का नाम बताइए। तो ये वहाँ पे एक प्रश्न आता है, वो आपको बता देने वाला हूँ। किंतु इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। अम्बीबा की कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित होता है। और यह एक विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। इसकी सतह पर उपस्थित पक्षाम भोजन कणों को मुख्य खाद्य तक ले जाने में सहायता करता है। यहाँ पे बात करते हैं एक कोशिकीय जीव के नाम बताने हैं। तो एक कोशिकीय जीव कौन सा है, अम्बीबा है और प्रामेशिया है। अम्बीबा और प्रामेशियम एक कोशिकीय जीव है। मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है यहाँ पे। मनुष्य में पोषण या फिर मनुष्य में पाचन तंत्र की क्रिया है। मनुष्य में पोषण का बात करते हैं तो सबसे पहले मनुष्य में क्या आता है, पाचन तंत्र आता है। क्या आता है, पाचन तंत्र। यहाँ पे अपन बात करते हैं पाचन तंत्र किस प्रकार से यह है, तो इसको ध्यान से देख लेना एक बार। पेपर में 6 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आप पुट अप होते हैं, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देख लेना। भोजन के अंतःग्रहण से मल त्याग तक एक तंत्र के अनेक ग्रंथियां सम्मिलित होती है, जिसे सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, इसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें भोजन को अंतःग्रहण मतलब मुंह में रखने तक और उसको उत्सर्जित करने, मल के द्वारा त्यागने तक, जिनमें अनेक ग्रंथियां सम्मिलित होती है, अनेक अंग सम्मिलित होते हैं हमारे शरीर के, जिन्हें क्या कहते हैं, हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। भोजन में पाचन, यहाँ पे देखते हैं भोजन में पाचन में जटिल पोषकों पदार्थों को बड़े अणुओं में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा एंजाइम की सहायता से छोटे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो बड़े बड़े अणु हैं, बड़े बड़े पदार्थ है, उनको तोड़कर एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे भागों में तोड़कर एंजाइमों की सहायता से छोटे सरल भागों में तोड़कर परिवर्तन किया जाता है, उन्हें परिवर्तन करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं पाचन तंत्र की दो रचनाओं से मिलकर बना होता है। पाचन तंत्र दो चीजों से बनकर बना होता है, एक तो आनाल और दूसरी पाचन ग्रंथियां। आनाल क्या है, आनाल के बारे में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आनाल। शरीर के अंदर ये 8 से 10 मीटर की लंबी होती है। यहाँ पे आप पढ़ते हैं आनाल के बारे में। मनुष्य की आनाल लंबी कुंडलित एक पेशी संरचना होती है, जो गले से लेके अपने आमाशय तक जाती है, जो मनुष्य के मुख से गुर्दा तक फैली रहती है। आमाशय से होकर जाती है, जो मनुष्य की गुर्दा तक फैली रहती है। मनुष्य में आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर की होती है। कितनी मीटर की होती है, 8 से 10 मीटर की लंबी होती है। आहार नाल का प्रमुख अंग निम्न है। आहार नाल में ये चीजें लगी होती है। एक मुख है, मुख आहार नाल से कनेक्ट होता है, और ग्रसनी है, जो गले में जो भाग होता है गले का, जैसे हम कंठ के पास का भाग बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। और ग्रास नली भी होती है, जो आप नीचे का भाग है उसके। और आमाशय आपका ना पेट हो गया, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये 6 मेजर चीजें होती है इसके अंदर सम्मिलित होती है। वैसे मुख के बारे में पढ़ते हैं। मुख देखो, आपको पता है मुख के बारे में आपको लिखना है। मुख के बारे में आपको लिखना है। मुख 2 गतीय पेशीय होठों के द्वारा घिरा हुआ, जिन्हें ऊपरी होठ तथा निचला होठ कहते हैं।
मुख में क्या होता है, दो पेशीय होठ के द्वारा घिरा होता है, जिसमें एक ऊपर का होठ होता है, एक नीचे का होठ होता है। मुख गुहा में खुलता है, ये मुख गुहा में खुलता है। भोजन को हाथों द्वारा निवाले के रूप में मुख में रखा जाता है। भोजन को हम निवाले के रूप में अपने मुख में अंदर रखते हैं। फिर यहाँ पे देखो क्या होता है, ग्रस नली आ जाती है। किस क्या आ जाती है, ग्रस नली आ जाती है। ग्रस नली में क्या होता है, ग्रस नली में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, इसमें कुछ भी पाचन नहीं होता। यह भोजन को गृहशिका में भेजने का कार्य करती है। क्या करती है, भोजन को गृहशिका में भेजने का कार्य करती है। यहाँ पे देखो जब हम मुख में भोजन रखते हैं तो उसमें क्या बन जाती है, लार भी साथ में सम्मिलित होती है। लार क्या होती है, शामिल हो जाती है। और गैस नली पे जैसे ही भोजन गिरता है तो लार ना जो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, जिसका सलाइवा बहुत ज़्यादा चिकना होता है, तो भोजन सीधा ही ग्रस नली में बिना रुके बिना अटके सीधा ही चला जाता है ग्रास नली में, ग्रास नली में। तो यहाँ पे देखते हैं ग्रास नली को आमा से जोड़ने का कार्य करती है। ग्रास नली क्या होती है, ग्रास नली को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है और अंत में आमाशय में खुलती है। किस में खुलती है, ग्रास नली आमाशय में खुल जाती है। आमाशय भोजन को पाचन का कार्य करता है। आमाशय मतलब अपना पेट हो गया, पेट क्या करता है, भोजन का पाचन का कार्य करता है। छोटी आंत, इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। छोटी आंत में देखो, इसका नाम छोटी आंत है लेकिन काम बहुत ही बड़ा है। ये भोजन का पाचन व अवशोषण करती है। क्या करती है साथियों, सर्वाधिक पाचन व अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। नाम इसका छोटी आंत है लेकिन काम बहुत ही बड़ा है, पाचन व अवशोषण का कार्य करती है। आगे बात करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या है, तो बड़ी आंत इसका मुख्य कार्य जल, खनिज, लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन को मल के द्वारा उत्सर्जित करता है। यहाँ पे बड़ी आंत देखो छोटा सा काम करती है। जैसे काये करते हैं हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, क्या रोल है। हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा HCl स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, HCl निकलता है। स्रावित होने का मतलब है निकलता है। जठर ग्रंथियों में HCl निकलता है साथियों। HCl आपको बता दूं, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और ये बहुत ही इतना खतरनाक होता है कि अगर हम शरीर के अंदर जो अपने पेट है उसमें अगर ब्लेड चली जाए, जो दाढ़ी से बना दाढ़ी जुड़ी हुई शेविंग करते हैं, वो ब्लेड चली जाए तो उसे भी गलाने की क्षमता रखता है HCl। इतना खतरनाक होता है ये HCl। और यह आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है। क्या बनाता है साथियों, अम्लीय माध्यम बनाता है। HCl भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है। इतना ये चीज़ अच्छी है HCl कि भाई भोजन के साथ जो जीवाणु आते हैं उनको सड़ने से बचाता है। आगे बात करते हैं पाचक एंजाइमों के कार्य। यहाँ पे एक एंजाइम का परीक्षा में प्रश्न पूछ जाता है, भाई कौन सा एंजाइम क्या करता है, उसका कार्य क्या होता है, तो ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्लियर करने वाले हैं कि एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक है। क्या है, एक जैव उत्प्रेरक है साथियों। विभिन्न जैविक क्रिया रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ा देता है। जैविक रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ा देता है। ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा पाचन को सुगम बनाते हैं। मुख गुहा में एमिलेज नामक एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को आंशिक पाचन करके माल्टोज में बदलता है। मतलब एमिलेज नाम का एंजाइम होता है जो किसमें बदलता है, माल्टोज में बदलता है। और उदर में लाइपेज बदलता है जो ग्लिसरॉल में बदलता है, ग्लिसरॉल में बदलता है। तो लाइपेज किसमें बदलता है, ग्लिसरॉल में। और एमिलेज माल्टोज में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करके एमिलेज माल्टोज में बदलता है। और लाइपेज नामक एंजाइम है जो वसीय अम्ल के अम्लीय एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। यहाँ पे बात होगी एंजाइम किस में बदलता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है यकृत के कार्य। यकृत के 2 कार्य लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न एग्जाम में छपता है साथियों। यहाँ पे मैंने आपको 4 कार्य बताए हैं। अगर 4 में से आपको 2 याद रहते हैं तो बहुत ही अच्छा मैं मानूंगा। 3 याद कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि पेपर में आप 1 भूल सकते हो, मेरे को पता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं यकृत के कार्य। यकृत पीत रस का श्रावण करता है। पीत रस का क्या करता है, श्रावण करता है। और आमाशय से आए भोजन को क्षारीय बनाता है। यकृत क्या करता है, आमाशय में भोजन कैसा होता है, अम्लीय माध्यम का होता है। और यकृत उसे क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। ये बात समझ में आ गई। आमाशय में जो भोजन होता है HCl के कारण क्या बन जाता है, अम्लीय बन जाता है, लेकिन यकृत उसे क्षारीय बना देता है। आइए बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि यकृत है ना, यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का चयन करता है। ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का क्या करता है, चयन करता है। यकृत वसा एवं विटामिन का संचय करता है। वसा विटामिन का क्या करता है, संचय करता है। यकृत वसा के इम्लीकरण के सहायक होता है।
जो भोजन को सड़ने से रोकता है। यकृत क्या करता है, भोजन को सड़ने से रोकता है। यहाँ पे आपको दो याद कर लेने, एक तो यकृत क्या करता है, पीत का श्रावण करता है और आमाशय से भोजन को क्षारीय बनाता है। ये चीज आपको याद कर लेनी है। श्वसन क्या होता है, श्वसन मतलब सांस लेना, श्वसन का मतलब क्या होता है, सांस लेना, इसे हम बोलते हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विघटन श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इस क्रिया में तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन के प्रकार क्या है, वायुवीय श्वसन, और श्वसन के प्रकार क्या है, श्वसन कितने प्रकार का होता है। पहले बात करते हैं वायुवीय श्वसन क्या होता है। वायुवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन को वायुवीय श्वसन कहते हैं। वायुवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है क्या कहते हैं, वायुवीय श्वसन कहते हैं। ये वायु से लिया गया है वायुवीय श्वसन नाम। वायु से होने वाला श्वसन या फिर ऑक्सीजन से होने वाला श्वसन वायुवीय श्वसन कहलाता है। वायुवीय श्वसन जो है अधिकांश प्राणियों में एवं पादपों के द्वारा संपन्न किया जाता है। अधिकांश प्राणियों या पादपों में वायुवीय श्वसन होता है, जो वायु के द्वारा हम सांस लेते हैं। इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण होकर CO2 तथा जल एवं मोचित ऊर्जा ATP का निर्माण करती है। ATP का अगर फुल फॉर्म अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। ATP एक एनर्जी है, ठीक है। वायुवीय श्वसन को ऊर्जा का मोचन या अत्यधिक होता है। यहाँ पे एक आपको दिया गया है, एक समीकरण दी गई है। ग्लूकोज है जो क्या है, अणु है, एक अणु ग्लूकोज का है। और जैसे कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोसिस है और पायरुवेट है, जिसके दो अणु है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जो ऑक्सीजन के साथ, जिससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के भी 6 अणु और 38 ATP ऊर्जा अपन को मिलती है। यहाँ पे बात करते हैं ATP क्या है। ATP क्या है, एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट है। बात करते हैं ADP क्या है। यहाँ पे टी की जगह क्या लगा दिया, डी लगा दिया बस। ADP क्या है, एंड्रोसिन डाइफॉस्फेट है। एंड्रोसिन डाइफॉस्फेट है, एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ADP एंड्रोसिन डाइफॉस्फेट और ATP एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट है। यहाँ पे आगे बात करते हैं अवायवीय श्वसन। श्वसन के दो प्रकार बांटे गए थे, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ये क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की में होने वाला श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है साथियों, अवायवीय श्वसन कहलाता है। इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या क्या होती है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन के द्वारा सूक्ष्म जीवों जैसे यीस्ट में होता है। किन में होता है, यीस्ट में होता है। सूक्ष्म जीवों के अंदर अवायवीय श्वसन होता है। जैसे अपन यीस्ट एक क्या है, सूक्ष्म जीव है, इसके अंदर अवायवीय श्वसन होता है। यीस्ट एक है, सूक्ष्म जीव है। ये किस प्रकार से होता है, यहाँ पे देखो ग्लूकोज है जो ग्लाइकोसिस और कोशिका के द्रव्य में जाता है और पायरुवेट के दो अणु यहाँ पे होती है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वो क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो क्या बनता है, एल्कोहल बन जाता है। क्या बनता है साथियों, C2H5OH। ये क्या है, एल्कोहल का सूत्र है, इथाइल एल्कोहल होता है, जिसके दो अणु मिलते हैं अपन को। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस की दो अणु और ATP ऊर्जा भी बहुत ही कम बनती है, दो अणु। ATP इसका पूरा नाम एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपको बता दिया भाई, यहाँ पे लिखा है एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं में ATP ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन क्रिया में विमोचित ऊर्जा का उपयोग ADP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट में ATP के बनने में किया जाता है। ADP जैसे P अपने इसके साथ में ऊर्जा के साथ में अपन लेते हैं तो ADP को किस में बदलते हैं, ATP बन देते हैं। अगर ATP में हम कुछ ऊर्जा ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। ADP में ऊर्जा ऐड करने पर ATP बन जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, देखो इन ATP का उपयोग शरीर के विभिन्न क्रियाओं में किया जाता है। ATP का उपयोग किसमें किया जाता है, शरीर की विभिन्न क्रियाओं में किया जाता है। ATP का एक उच्च ऊर्जा बंद खंडित होने से 30.5 किलो जूल मोल के तुल्य मुक्त ऊर्जा होती है। यहाँ पे बात करते हैं पौधों में शोषण किस प्रकार से होता है। मनुष्य में अपने देख लिया पौधों में किस प्रकार से शोषण होता है। पौधों में ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों प्रकार के शोषण पाया जाता है। ऑक्सी शोषण वायु की उपस्थिति में होता है और अनॉक्सी और इनमें रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु उपरंध्रीय गुहा में प्रवेश करती है। रंध्र का एक भाग है, उपरंध्रीय भाग है जिसमें ऑक्सीजन प्रवेश करती है तथा CO2 युक्त वायु बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया पौधों में लगातार होती है, जिससे गैसीय विनिमय के दो चरणों में होती है, जैसे श्वसनी कोशिका तथा अंतः कोशिका वायु के बीच गैसों का विनिमय। दूसरा वातावरणीय वायु तथा अंतः कोशिकीय वायु में विनिमय। बात करते हैं जंतुओं में शोषण किस प्रकार से होता है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो भाई
पौधों में पढ़ लिया अपन, अब पढ़ेंगे जंतुओं। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित CO2 को बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय प्राणी वायु में ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जीव जल का विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न विभिन्न प्राणियों में श्वसन के भिन्न भिन्न तरीके पाए जाते हैं, लेकिन एक कोशिकीय प्राणी जैसे अम्बीबा है, श्वसन कोशिका कला द्वारा गैसों के साधारण विसरण द्वारा होता है। कुछ प्राणी जैसे केंचुए है अपनी त्वचा के द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं। कैसे द्वारा करते हैं? त्वचा के द्वारा करते हैं। जैसे बात करते हैं, जो केंचुआ होता है वो आपके त्वचा के द्वारा क्या करता है? गैसों का विनिमय करता है। जलीय जीव जंतु जैसे बात करते हैं, मछली है अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक अपने कलोमों तक पहुंचाती है, जिससे विलय ऑक्सीजन में रुधिर को विस्तृत की जाती है। बात करते हैं चौथा पॉइंट आपको, कीटों में गैसों का आदान प्रदान श्वास रंध्र तथा श्वास नली पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं स्थलीय प्राणी जैसे बात करते हैं अपने जो पशु पक्षी है, कुत्ता है, मनुष्य आदि में श्वसन फेफड़ों के द्वारा लिए जाते हैं। बात करते हैं फेफड़ों के द्वारा श्वसन लिए जाते हैं। यहाँ पे अपन बात करते हैं भी मनुष्य में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो मनुष्य में श्वसन एक महत्वपूर्ण पाठ बन चुका है। एग्जाम में इसका एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, 3 नंबर का चित्र भी आता है इसका, तो वो भी आपको बना लेना है। चित्र आपको बनाना पड़ेगा। इसमें बात करते हैं मनुष्य में श्वसन के लिए एक जटिल प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक जटिल प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है, एक सिस्टम पाया जाता है, तंत्र पाया जाता है, श्वसन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य का श्वसन किस प्रकार से होता है? मनुष्य में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है। मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। श्वसन मार्ग और फेफड़ों में पाया जाता है। फेफड़ों 2 भागों में बांटा गया है। श्वसन मार्ग क्या होता है इसमें देखते हैं। श्वसन मार्ग क्या है? श्वसन मार्ग से होकर वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है श्वसन मार्ग के द्वारा तथा बाहर भी जाती है। सांस लेने तथा निकलने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। वायु मार्ग के निम्नलिखित भाग है। यहाँ पे नसा मार्ग है और ग्रसनी है और स्वर यंत्र है। इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 3 पॉइंट आपके यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं इसके अंदर। यहाँ पे बात करते हैं नासा मार्ग। नासा मार्ग देखो, एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार नासिका के अग्र छोर पर स्थित होती है। नासा द्वार में ग्रसनी तक के पथ को नासा मार्ग कहते हैं। यह नासा पट द्वारा 2 भागों में बंटा होता है। नासा जो अपनी नाक है उसको बोलते हैं, उसके जो मार्ग होता है उसे बोलते हैं। बात करते हैं ग्रसनी क्या होती है। ग्रसनी जो हम पाचन में पढ़ चुके हैं, यह इस भाग में नासा मार्ग तथा मुख्य ग्रहिका दोनों खुलते हैं। ग्रसनी में नासा ग्रसनी कंठ द्वारा वायुनाल में खुलता है। आगे बात करते हैं स्वर यंत्र। जो अपनी मधुर वाणी सुन रहे हो, ठीक है, वो किस प्रकार से निकलती है। यह श्वासनाल का सबसे ऊपरी भाग होता है। श्वासनाल का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसे स्वर यंत्र कहते हैं। यह एक रज्जु उपस्थिति होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं ट्रेकिया क्या होता है। वायु नाल ग्रीवा से होकर वृक्ष गुहा में प्रवेश करती है। वायुनाल के भित्ति एक उपस्थिति बने सी पर आकार के जो छल्ले होते हैं, जिसे चिपकने से रोकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो चीज दी गई है, जैसे अपन बात करते हैं अपने कंठ होते हैं, जहाँ पे जो गले का जो पार्ट होता है उसमें सी टाइप के छल्ले बने होते हैं। क्या बने होते हैं? सी टाइप के छल्ले बने होते हैं, जो अपनी घर्षण नली को चिपकने से रोकते हैं। जो एक पाइप होती है, घर्षण नली क्या होता है? एक पाइप होती है, उस पाइप को है ना चिपकने या फिर पिचकने से रोकते हैं, मतलब पाइप को चिपके नहीं, इसलिए सी आकार के छल्ले उसमें उपस्थित होते हैं। जहाँ पे अब कंठ के आग पर हाथ लगा के देखोगे तो यहाँ पे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। तो यह प्रकार की ट्रकिया हो गया। आगे बात करते श्वसनी क्या होती है। श्वसनी क्या होती है? 5वां पॉइंट है ये। देखो भाई, वृक्ष गुहा में प्रवेश करने के पश्चात वायुनाल के 2 श्वसनी में विभाजित होता है। वायुनाल किसमें? 2 श्वसनी में विभाजित होता है। एक श्वसनी की हो जाती है, दूसरा फेफड़ों में प्रवेश करती है। क्या करती है? फेफड़ों में प्रवेश करती है। यहाँ पे फेफड़े क्या है? फेफड़े आपको पता है भाई, सुनहरे गुलाबी रंग के जो अपने हृदय के कोमल से भाग होते हैं और इसे फेफड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? फेफड़े कहते हैं। फेफड़े के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वृक्ष गुहा में 2 फेफड़े हृदय के पार्श्व में संचित होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा गुलाबी कोमल एवं स्पर्शी संरचना एवं प्रत्येक फेफड़ा पल्लूर काला से घिरा होता है।
फेफड़ों में महीन नलिकाओं का जाल फैला होता है, इसे जाल को श्वसनी वृक्ष कहते हैं। फेफड़े सुनहरे गुलाबी रंग के होते हैं। शरीर में 2 फेफड़े पाए जाते हैं और फेफड़ों में श्वसनी वृक्ष जो फैला रहता है, जाल फैला रहता है। और यहाँ पे एक बात बता दो भाई, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा का वजन समान नहीं होता है, अलग अलग होते हैं दोनों फेफड़ों की साइज। और महिलाओं और पुरुषों के फेफड़ों में भी अंतर होता है। महिलाओं के फेफड़े हल्के होते हैं काफ़ी और पुरुषों के फेफड़े थोड़ी भारी होती हैं। बात करते हैं मनुष्य में श्वासोच्छ्वास क्या है। यहाँ पे जो पहले शब्द आया था उसके बारे में डेफिनेशन दी गई है। मनुष्य के सांस लेने की क्रियाविधि 2 चरणों में संपन्न होती है। जो मतलब सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है श्वासोच्छ्वास कहलाती है। यहाँ पे 2 प्रक्रिया में एक संपन्न होती है, तो निःश्वसन और एक उच्च श्वसन, है ना। तो निःश्वसन क्या होता है, वायुमंडल वायु को खींचकर फेफड़ों में भरने की क्रिया निःश्वसन कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन O2 क्या हुई, ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसमें पलरुम गुहाओं में आयतन बढ़ जाता है। बात करते हैं उच्च श्वसन क्या होता है। फेफड़ों की वायु को बाहर निकलना या फिर जाना उच्च श्वसन कहलाता है। निःश्वसन का मतलब ऑक्सीजन का शरीर में आना और उच्च श्वसन का मतलब बाहर निकलना। इसमें क्या होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड जो फेफड़ों से बाहर निकलती है। अपने शरीर से कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सी गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें पलरुल गुहा द्वारा आयतन कम होता है। अपन सांस लेते हैं आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। सांस छोड़ते हैं तो आयतन कम होता है, ठीक है। और सांस लेते हैं आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आगे बात करते हैं वहन क्या है। वहन का मतलब होता है मतलब बहना, ठीक है। मनुष्य शरीर में रुधिर वहन के लिए एक तरल माध्यम का कार्य करता है। रुधिर वहन के लिए क्या करता है, तरल माध्यम का कार्य करता है। इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रुधिर के मुख्य 2 भाग होते हैं। पहला आपका तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर का जो तरल भाग होते हैं उसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। तरल भाग प्लाज्मा तथा इसमें निलंबित रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा रुधिर का 90% भाग होता है। प्लाज्मा रुधिर का कितना भाग होता है, 90% का भाग होता है रुधिर का। लाल रुधिर कणिकाओं में ऑक्सीजन का वहन करती है। इसमें कार्य में लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रुधिर कणिकाओं में अधिकता के कारण रुधिर रंग लाल रंग का होता है। रुधिर किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। बात करते हैं हृदय क्या है। हृदय में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, हृदय यहाँ पे दिया गया है। मनुष्य का हृदय वृक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार बंद मुट्ठी के बराबर होता है और बंद मुट्ठी के बराबर होता है। मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। 2 आलिंद तथा 2 नीले होते हैं। क्या होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। इन्हें दायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां नीले भी कहते हैं। विभेद करता है 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है। और आलिंद ऊपर और नीले नीचे की ओर होते हैं। आलिंद जो होते हैं ऊपर होते हैं और नीले जो नीचे होते हैं। बात करते हैं दायां आलिंद, दाएं नीले तथा बाएं आलिंद नीचे नीले में खुलता है। बाएं नीली आलिंद तथा बाएं नीले के बीच में द्विलिनी कपाट पाया जाता है। जो आलिंद और नीले के बीच में कपाट पाया जाता है जो कहते हैं द्विलिनी कपाट कहते हैं, कपाट पाया जाता है। तथा दाएं आलिंद तथा दाएं नीले के बीच में त्रिलिनी कपाट पाया जाता है। बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में द्विलिनी कपाट पाया जाता है और दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में त्रिलिनी कपाट पाया जाता है। दाएं आलिंद से महाशिरा आकर मिलती है तथा बाएं आलिंद से फुसफुसीय शिरा मिलती है। दाएं आलिंद से क्या बनती है, महाशिरा मिलती है और बाएं से फुसफुसीय शिरा मिलती है। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं भाई, इससे पहले मैं देखो सारे चित्र डायग्राम है वो आपको एक वीडियो में समझा चुका हूँ। वो डायग्राम आपको आने जरूरी है। पेपर में एक डायग्राम आता है 2 नंबर का, तो वीडियो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया होगा और कमेंट बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, और वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप से ज्वाइन कर सकते हो और फिर आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हो। परिसंचरण तंत्र क्या होता है। मानव के शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो पोषक तत्वों, गैस, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं।
परिसंचरण तंत्र दो 3 भागों में बांटा गया है। रक्त होता है, हृदय होता है, रक्त वाहिकाएं होती है। रक्त क्या है? रक्त जिसे हम खून कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? रक्त तो तरल होता है, तरल मतलब जैसे पानी की टाइप में होता है, हाँ, तरल होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है जो शरीर के तरल संयोजी उत्तक होता है जो शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। उसे रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। रक्त का पीएच मान आपको याद होना चाहिए, कितना होता है? 6.4 7.4 होता है। कितना होता है साथियों? 7.4 होता है। बात आप याद रख सकते हो भाई, रक्त क्या होता है? सच्चा होता है। खून क्या होता है? सच्चा होता है। तो 7 6 4, 6 का मतलब हो गया 7 और 6 का मतलब हो गया 4, सच्चा 7.4 इसकी ट्रिक है। बात करते हैं इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है? खून का कलर कैसे होता है? लाल होता है। तो उसका निर्माण कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में होता है। बात करते हैं नवजात नवजात जो शिशु होता है, रक्त का निर्माण पलिया में होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, नवजात शिशु होता है, जो बच्चा होता है छोटा, उसमें कहाँ पे निर्माण होता है? पलिया के अंदर होता है। लेकिन जो बुजुर्ग है आपके जैसे विद्वान लोग हैं, तो उनमें रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। आगे बात करते हैं मनुष्य में कितना खून पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लीटर तक आपके अंदर खून मिल जाता है आसानी से। सामान्य व्यक्ति होता है, उसमें 18 साल की उम्र होती है उसकी, तो उसमें 5 लीटर तक का खून आपको मिल जाता है। बात करते हैं रक्त क्या होता है। रक्त के कुछ टाइप्स हैं। तो रक्त की देखो, एक तो प्लाज्मा होता है, द्रव्य भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। लेकिन रक्त में जो कुछ ठोस भाग भी होता है उसे कहते हैं रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। रक्त का अधिकांश भाग जो होता है द्रव्य की अवस्था में होता है, जिसे 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और 48% भाग क्या होता है? ठोस होता है, जिसे रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। ये द्रव्य भाग होता है प्लाज्मा, और जो ठोस भाग होता है रुधिर कणिकाएं होता है। द्रव्य भाग में क्या होता है? जल आता है और कार्बनिक पदार्थ आते हैं। यहाँ पे बात करते हैं ठोस भाग में क्या आता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है। तो यहाँ पे इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? लाल रक्त कणिकाएं हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं और इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक का एक रज्जक होता है, जिसके कारण आरबीसी का रंग जो है लाल कलर का होता है। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स जिसे बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं भी बोलती हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें लाल रक्त कणिकाएं भी हम हिंदी में कहते हैं। इनमें एक हीमोग्लोबिन नामक का एक पदार्थ पाया जाता है, रजक पाया जाता है। उसी इसके कारण क्या होता है? रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यहाँ पे बात करते हैं आरबीसी रुधिर कणिकाएं का 99% भाग होती है। आरबीसी रुधिर कणिकाओं का कितना भाग होती है? 99% भाग होती है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। और यह केंद्र वहन कणिकाएं हैं। क्या है? केंद्रक वहन कणिकाएं हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है साथियों? 120 दिन इसका जीवन काल होता है। 120 दिन ये जीती है, फिर नई आरबीसी का निर्माण होता है। इन ऑक्सीजन का परिवहन करती है। यह ऑक्सीजन का क्या कहते हैं? परिवहन करती है। यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में आपको पढ़ लेना है कि भाई लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक का एक रजक पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, और ये 99% भाग होती है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। और यह केंद्रक वहन कणिकाएं हैं, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। यह ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करती है। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं भी बोलते हैं, और लियोकोसाइट भी इसे बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे देख लेना है कि भाई क्या होता है इसके बारे में। तो ये केंद्रक में पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है, सेंटर में पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसमें हीमोग्लोबिन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। यह रंगहीन है, इसका कोई भी रंग नहीं होता है, रंगहीन होती है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसमें होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है। जैसे आरबीसी का निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में होता है, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करती है। यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है। मतलब शरीर में जो रोगाणु से लड़ने की क्षमता किससे आती है? डब्ल्यूबीसी से आती है। डब्ल्यूबीसी से आती है। तो शरीर में रोगाणु से लड़ने की सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी हो गई। बात करते हैं विम्बाणु क्या होता है? प्लेलिस्ट क्या होता है? थर्मोसाइट भी इसे कहते हैं, थर्मोसाइट भी कहते हैं। तो यह केंद्रक वहीन कोशिकाएं होती है। इनका जीवन काल बस 10 दिन का होता है। 10 दिन का इनका जीवन काल होता है। तो यहाँ पे रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। जब भी हमारे शरीर पे कहाँ पे भी
चोट आ जाती है तो तुरंत तुरंत जो जिसका खून रुक जाता है, उसी बीमाणुओं की मात्रा अधिक होती है, तो रक्त का थक्का जमाने का काम करती है बीमाणु। और परिसंचरण तंत्र क्या होता है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर खून किस प्रकार से आता जाता रहता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। यहाँ पे अपन बात करते हैं ये नोट्स आपको किस प्रकार से प्राप्त करने हैं। क्लास तो थोड़ी आगे चलेगी, लेकिन आपको पहले बताता हूँ कि भाई नोट्स आपको चाहिए तो आपको कमेंट कर देना है, आपको कमेंट कर देना है। कमेंट ये कोड है जो आपको मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना, जो आपको नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उन पे, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करके मेरे नंबर प्राप्त करके उन पे मैसेज कर देना है एडमिन को। यहाँ पे बात करते हैं, इसका कोड रखा गया है संस्कार। संस्कार ये चैप्टर नंबर आपका 6 है, तो संस्कार 6 आपको लिख देना है। संस्कार 6 ये इसका कोड है, या फिर आप मेरे को इस स्क्रीनशॉट भी इसका सेंड कर सकते हो, सेंड कर देना इसका स्क्रीनशॉट भी। आप देख रहे हो तो वीडियो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है पूरा, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। कुछ से आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि नोट्स मेरे बनाए हैं, अगर मैं समझाऊंगा तभी आप इनको समझ पाओगे। तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है, मनुष्य में O2 व CO2 पोषण पदार्थों में उत्सर्जित पदार्थों तथा स्रावित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने के लिए या पहुंचा तथा लाने वाले तंत्र को रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें रुधिर किसी भी प्रकार की वाहिनियों में से नहीं बहता, रुधिर अंतरांगों के आपस में पाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का दाब उत्पन्न नहीं होता है। झींगा है, कीट आदि जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे बात करते हैं अपन बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, जो मनुष्य में पाया जाता है। रुधिर महीन लचीले धमनियों और शिराओं में बहता है, धमनी और शिराओं में बहता है। तो शरीर की जो हम बोलते हैं हमारी नाड़ी है जिसे खून बहता है, उनमें क्या कहते हैं, धमनी और शिराएं कहते हैं। रुधिर हृदय से विभिन्न भागों तक पंप किया जाता है, इनमें रुधिर दाब उत्पन्न होता है। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मनुष्य में क्या पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नलिकाएं और रुधिर वाहिकाएं क्या होती है, शरीर की रुधिर में वितरण करने एवं वितरित करने के लिए असंख्य नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें रुधिर वाहिकाएं भी कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, धमनी होती है, शिराएं होती है, और आपकी एक कोशिकाएं होती है, केशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। तो ये आपके शरीर में अपने पाई जाती है, जो रुधिर का जो संचरण करती है, ठीक है, परिसंचरण करती है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो बात करते हैं धमनी क्या होती है, धमनी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। धमनी यह मोटी होती है, धमनी क्या होती है, यह मोटी लचीली और दीवार वाली नलिकाएं होती है। ये शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। ये खून जो साफ होता है, शुद्ध होता है, उसे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। इसमें वाल्व अनुपस्थित होता है, वाल्व नहीं होता है। इसमें रुधिर का बहाव तीव्र गति के साथ होता है। बात करते हैं अपने शिरा क्या होता है, शिराएं क्या होता है। ये पतली और दृढ़ संकरी नलिकाएं होती है, पतली होती है और लंबी होती है, तो दृढ़ दीवार संकर नलिकाएं होती है। ये अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न हृदय तक ले जाती है। ये वाल्व उपस्थित होते हैं, ये वाल्व इनमें क्या होते हैं, वाल्व उपस्थित होते हैं। वाल्व आप समझ गए, जैसे बात करते हैं घरों में पाइपलाइन होती है या फिर कहीं पे भी जो पाइपलाइन होती है, वाल्व जो बंद करती है, पल जल को आने या जाने का कार्य करती है, रोकना बंद करना, ये उसे कहते हैं वाल्व कहते हैं। इनमें वाल्व उपस्थित होता है। शिराएं में क्या होता है, वाल्व उपस्थित होता है। रुधिर का बहाव सामान्य व धीरे होता है, सामान्य और धीरे धीरे इनमें खून बहता है। बात करते हैं आगे कोशिकाएं क्या होती है। ये क्या होती है भाई, ये किसी अंग या उत्तक को पहुंचने में धमनी उत्तरोत्तर अत्यधिक पतली वहिनी बनाती है, छोटी छोटी पतली नलिकाएं बनाती है, कोशिकाएं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं एक मोटी कोशिका होती है। कोशिकाएं क्या होती है, एक मोटी कोशिका होती है जिससे इनसे होकर उत्तकों में गैसों व अन्य पदार्थों का विनिमय सरलता से हो सके। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, ये आपका जैसे पार्ट नंबर 4 यहाँ पे आपको दिखाया गया, लेकिन हम एक ही वीडियो के अंदर इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है।
रक्तदाब क्या होता है? रक्तदाब क्या होता है? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं रक्तदाब क्या होता है। रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है उसे रक्तदाब कहते हैं। तो रुधिर वाहिकाओं के भीतर जो दाब उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। यहाँ पे देखो आपको अब पूरा दिख रहा होगा आसानी से। तो यहाँ पे बात करें रक्तदाब क्या होता है। रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। रक्तदाब सबसे पहले परीक्षण स्टीफन हेल्स ने घोड़ों के अंदर किया था। जो कोई भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट जानवरों में सबसे पहले होता है तो घोड़ों के अंदर ये रक्तदाब का एक्सपेरिमेंट किया गया था। रक्तदाब के प्रकार क्या होते हैं? प्रकुचन दाब होता है, एक अनुशीतलीन दाब होता है। रक्तदाब का पहला टाइप क्या है? प्रकुचलन दाब है। हृदय के संकुचन से उत्पन्न दाब के कारण धमनियां रक्त बहता है, इसे प्रकुचन दाब कहते हैं। सामान्य प्रकुचन दाब लगभग 120 mm पारा होता है। आगे बात करते हैं अशीतलीन दाब क्या होता है। अशीतलीन दाब क्या होता है? हृदय में अशीतलीन के कारण धमनी में रक्तदाब कम हो जाता है, इसे अनुशीतलीन दाब कहते हैं। अनुशीतलीन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। यहाँ पे बात करें पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है कि भाई पौधे पर्यावरण से गैसों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ लेते हैं, फिर उन्हें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोहे, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि जैसे पदार्थों की आवश्यक विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों एवं पोषक पदार्थों में निर्माण के लिए होती है। इससे अनेक पदार्थों को मृदा एवं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करते हैं। ये पदार्थ पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से डेफिनेशन होगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो आगे बात करते हैं पादप परिवहन में दो प्रकार के होते हैं, जटिल ऊतकों से मिलकर बने होते हैं, एक तो जालम, एक फ्लोएम। तो यहाँ पे जालम की परिभाषा किस प्रकार से है भाई? ये ऊतक तंत्रों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों, लवणों को पौधों के विभिन्न भागों जैसे तना, पत्तियों एवं पुष्पों आदि तक पहुँचाता है। फ्लोएम क्या है? ये ऊतक द्वारा पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य स्थानांतरण पौधों के विभिन्न भागों तथा जड़ों में कार्य करता है। आगे बात करें जल का परिवहन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मृदा से जल का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा। मूल रोम तथा मृदा जल के बीच में आयन सांद्रण के कारण जल मूलोरोम में प्रवेश करता है। यह क्रमिक रूप से जड़ की कोशिकाओं में विस्तृत होता है और जड़ के जालम ऊतक तक पहुंचाता है। आगे बात करते हैं भाई भोजन द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण। भोजन के द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? प्रकाश संश्लेषण विलेय उत्पादकों में वहन स्थानांतरण कहलाता है। यह वहन फ्लोएम नामक ऊतक तंत्र के द्वारा होता है। फ्लोएम इन उत्पादकों एवं अमीनो अम्ल अन्य पदार्थों में परिवहन भी करता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊतक की सहायता कोशिकाओं की सहायता में चालन नलिका की उपरमुखी एवं अधोमुखी दोनों सिराओं में होता है। उत्सर्जन क्या होता है? यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म आती है, तो उत्सर्जन के बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है ध्यान से। शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उत्पन्न नाइट्रोजन विजीय पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर के द्वारा जो किसी भी पदार्थ को बाहर निकालना है उसे कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन हम 3-4 अंगों से करते हैं। वक्र है, अपनी मूत्र वाहिनियां है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है, जिनके द्वारा हम उत्सर्जन करते हैं। बात करते हैं मानव में उत्सर्जन। उत्सर्जन अंगों के सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन के जो अंग होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? जैसे बात करते हैं वक्र पाई जाती है, वक्र, और मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग होते हैं। वक्र क्या होती है? यहाँ पे वक्र जिसे किडनी कहते हैं, जिसे आईफोन खरीदते हैं तो वही वक्र है आपकी। मनुष्य में एक जोड़ी वक्र पाए जाते हैं। ये दोनों वक्र उदर में कशेरुक दंड दोनों ओर स्थित होते हैं, दो साइड होते हैं। वक्र गहरे भूरे एवं सेम के बीज की आकृति में होते हैं। इनकी बाहरी भाग उभरा हुआ और भीतरी भाग दबा हुआ होता है। इनके मध्य एक छोटा सा एक गड्ढा होता है। गड्ढे को हाइलम कहते हैं और हाइलम के भाग से वक्र धमनी प्रवेश करती है और इस वक्र शिरा में मूत्र वाहिनियां को बाहर निकालती है। बात करते हैं मूत्र वाहिनियां क्या होती है। तो ये क्या होती है भाई? ये वक्र से निकलकर मूत्राशय में जाती है और इसकी भित्ति मोटी होती है। भित्ति मतलब दीवारी, इसकी दीवार क्या होती है? मोटी होती है। और गुहा संग्रह होती है, संग्रह मतलब चौड़ी होती है। और भित्ति में कर्मानुकुचन पाया जाता है और जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे बढ़ता है। मूत्राशय क्या होता है? मूत्राशय क्या है? यह उदर के पिछले भाग
में स्थित होता है, उदर के पिछले भाग में स्थित होता है। मूत्राशय में मूत्र वाहिनियां आकर खुलती है जिसमें मूत्र संग्रहित किया जाता है, इसलिए इसे मूत्र संचयनाशय कहते हैं। बात करते हैं आगे, मूत्र मार्ग क्या होता है। मूत्र मार्ग क्या है आपका, मूत्राशय का पश्च छोर संकरा होकर एक पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र निष्कासन की क्रिया को मूत्रण कहा जाता है। और वक्राणु या फिर नेफ्रॉन क्या होते हैं, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं भाई, प्रत्येक वक्र में लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिन्हें वक्र नलिकाएं नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन के एक उत्सर्जन की इकाई होती है। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्याले के समान होता है जिसे बोमन स्फुट कहते हैं। बोमन स्फुट क्या है, प्याले के समान एक भाग होता है नेफ्रॉन का होता है ये भाग। बोमन स्फुट का प्यालानुमा खांचे में रक्त की नलिकाओं में हुआ होता है जिसे ग्लोमेरुल्स कहते हैं। ग्लोमेरुल्स एक बोमन स्फुट से मिलकर मेल पिगमी कोष कहते हैं। और आगे बात करते हैं कृत्रिम वक्र क्या होता है, अपोवहन कहते हैं कृत्रिम वक्र को। उदर जीवित के लिए वक्र जैव अंग है। कई कारक से संक्रमण, आघात एवं वक्र में सम्मिलित रुधिर प्रवाह एवं वक्र की क्रियाशीलता में कम कर देता है। यह शरीर के विषैले अपशिष्ट को संचित करता है जिससे मृत्यु भी हो जाती है। यह कृत्रिम वक्र नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादकों में रुधिर में अपवहन द्वारा निकलने के एक युक्ति है। क्या है, एक युक्ति है, एक विधि विधान है। तो बात करते हैं पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, यहाँ पे बात करते हैं केमिस्ट्री के। मैं पहले 1 से 5 तक चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, तो आप भी देख सकते हो। पादपों में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद O2 है, CO2 है, जिन्हें क्रम शोषण एवं संश्लेषण की क्रिया में उपयुक्त बाहर उत्सर्जित किया जाता है। पादपों में बहुत से ऊतकों में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। कुछ अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन, गोंद आदि पुराने जालना में संचित होते हैं। ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, तो इनको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे बात करते हैं पार्ट नंबर जो आपका 5 जो है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो पार्ट नंबर 5 के जो आपके नोट्स है शानदार, इनको आप प्राप्त करने के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो कैसा लगे मेरे को कमेंट करके जो बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो हमारी चैनल पे मिलती रहेगी। जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।